बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं कि वो हमारे पास किस तरह था। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा। लेकिन इसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब ये हालत होंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करें तो उसका मोशन जो है वो रुक जाता है और उसका रेस्ट जो है वो मोशन में तब्दील हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूटन साइड का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या बता रहा है। फर्स्ट लॉ में तो हमने समझ लिया कि अगर बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अब हमारे पास केस ये बनता है कि अगर कोई बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या हो जाता है, उसमें क्या तब्दीली आ सकते हैं। तो हम देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी से हम देखते हैं कि अगर हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, अगर हमारे पास छोटी बॉडी है तो वो जल्दी मूव करेगा। जिस तरह हमारे पास ये एक मार्कर है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई करा तो ये जल्दी मूव कर सकता है। अगर हम इस बॉडी का साइज बढ़ाते हैं यानी इसका मास बढ़ाते हैं तो इसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो गौर करें, अगर ये हमारे पास एक बुक है, इस बुक पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये बुक आसानी के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हो सकता है। यानी इसमें मैं एक्सेलरेशन बहुत आसानी के साथ पैदा कर सकता हूँ। बहुत कम फोर्स की से हमें इसको यहाँ से यहाँ तक ले आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। बच्चों को पता है कि जो छोटा चीज होता है उसका मास कम होता है, उसको हम आसानी के साथ फेंक सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इस बुक की बजाय यहाँ पर एक कार रखूं, एक बड़ा कार रखो, तो इस बच्चे को मैं बोलूँ कि 2-3 बच्चे आ जाए, इस कार को धक्का दे दो ताकि ये यहाँ से वहां तक चला जाता है। तो वो कहेंगे कि सर हम तो इसको धक्का नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत भारी है, हमें तो इतना फोर्स नहीं है, हमें इसमें इतना ताकत हमें नहीं है कि हम इसको यहाँ से मूव करा सके। तो फिर वो बच्चे क्या कर देता है, तो 4, 5, 10, 12 बच्चे मिलकर इनको धक्का देते हैं, फिर ये आसानी के साथ मूव कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको हम उसमें एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। अगर दूसरी बात हमें ये इस एग्जाम्पल से पता चला कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के मास कम है तो उसको हम एक्सेलरेशन पैदा करने में हमें थोड़ा फोर्स की जरूरत होगी। तो ये दो बातें न्यूटन साइड ने न्यूटन सेकंड लॉ में बताया है। और उसने किस तरह बताया, आइए उसके देखते हैं। वो कह रहा है कि when an external force acts on a body, it produces acceleration in the body in its own direction। वो न्यूटन साहब ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक बॉडी है, अगर हम इस पे एक्सटर्नल, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम इस पे फोर्स लगाए, जिस साइड पे मैंने फोर्स लगाया है उस साइड पे ये क्या करेगी, मूव करेगी। न्यूटन साहब ने ये बताया। और दूसरे उसने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये इस यानी जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। जिस तरह यहाँ पर बच्चे कम थे तो कम फोर्स लगा रहा था, वो नहीं जा रहा था। जब फोर्स ज्यादा कर लिया तो उसमें मोशन पैदा हुआ यानी उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुए। और इनवर्सली प्रोपोर्शन है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। दूसरी बात यह है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज का, मास ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी का मास बड़ा है तो इसमें मोशन या एक्सेलरेशन हम आसानी के साथ पैदा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। तो न्यूटन हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर हम देखें तो इसका बात ज्यादातर फोर्स और मोशन के साथ हुआ है। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन
फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और इन CGS सिस्टम में हमारे पास फोर्स का यूनिट है वो बराबर होता है डैन, यानी 1 डैन इज इक्वल टू 10⁻⁵ N। इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे किसी बॉडी पर, ये हमारे पास बॉडी है, इसमें मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। अब ये बॉडी यहाँ से यानी 1 मीटर पर सेकंड जी इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो फिर हम यानी 10 न्यूटन फिर 10 मीटर, इसी तरह हम इसको डिनोट करते हैं। अब आ जाए यहाँ पर, इसका हम मैथमेटिकली प्रूफ निकालते हैं कि ये किसी तरह है। इस डिफिनीशन पर गौर करते हैं। तो डिफिनीशन कह रहा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज का, फोर्स का, और एक्सेलरेशन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज का, 1/m का। तो छोटे बच्चे समझने की कोशिश करो, हमेशा के लिए हम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वो हम इसी तरह लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन हम इसी तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आया। अब हम क्या करते हैं, ये ए और ये ए सेम है, तो इसमें से हम एक ए उठाते हैं, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज का, फोर्स का, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किस का, 1/m का। 1/m हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लिखते हैं m। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, जब हम को ये प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। जब हम प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रोपोर्शन की जगह हमें एक कांस्टेंट लगाना चाहिए और यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना चाहिए। ये मैंने खत्म किया, यानी a इज इक्वल टू k F/m। तो अब हमें ये तो हमें एक्सेलरेशन, सबसे पहले ये m को इधर लेकर आओ, तो m आपने इधर लेकर आया तो ये हमारे पास हो गया a, m इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज का, f का। अब आपने ये खत्म करना है, तो f हमारे पास हो जाएगा k m a। अब k किसका बराबर है, 1 का बराबर है, तो f हमारे पास हो जाएगा m a। तो अब दो चीजें हमारे पास आ गए, m आ गया हमारे पास और a आ गया। m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ए बॉडी, a रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। m हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ए बॉडी और a हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड यानी कितना फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है। तो ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।